हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप फिट होंगे एंड फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे साइंस की। साइंस में फिजिक्स पार्ट को हम लेंगे। ये क्लास 10th स्टैंडर्ड का है और चैप्टर हमारा होगा लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो आइए इसके बारे में समझते हैं। हम इस टॉपिक को एक साथ इस वीडियो में कवर तो नहीं कर सकते हैं, बट आज हम छोटा टॉपिक लेंगे। आई थिंक हम लाइट और रिफ्लेक्शन तक ही अपने आप को सीमित रखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा चैप्टर है आज लाइट। लाइट में हमारा है रिफ्लेक्शन, जो कि लाइट की ही प्रॉपर्टीज है कि लाइट कैसे हमें इन इंसिडेंट से या इन प्रोसेस से हमें रूबरू कराती है। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन ओके। तो ये क्लास 10th का है और हम सबसे पहले बात करेंगे लाइट की। तो हम इसको, हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है लाइट। इस चैप्टर को समझने के लिए पहले सबसे पहले हम समझेंगे लाइट। व्हाट इज लाइट? ठीक है गाइस, तो लाइट है। लाइट की अगर हमें कोई डेफिनेशन पूछे या हमें पता करना हो लाइट क्या है, तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। कैसे? जैसे हमारे घरों में बल्ब जलता है, यदि हम दूर रहते हैं तो उतना अनुभव हमें नहीं होता है, बट हमारी आंखें सेंस करती हैं उस हीट को, उस लाइट, उस एनर्जी को। लेकिन जैसे जैसे हम किसी बल्ब के पास जाते हैं, हमें हल्की सी गर्मी महसूस होती है। अब अगर हम चेहरे को हल्के से बल्ब के पास ले जाए, कोई आजकल एलईडी को छोड़ के जो पुराने बल्ब आते थे, अगर हम 40 वाट का या 60 वाट के बल्ब के पास अपना चेहरे को हल्का से ले जाए तो हमें गर्मी महसूस होती है। तो कहने का मतलब है कि जो लाइट है वो एक तरह का एनर्जी है। ओके, तो ये लाइट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि लाइट इनविजिबल है, इनविजिबल होती है, या हम कहते हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है। लाइट इज इनविजिबल। आपको ये सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लगेगा कि लाइट इनविजिबल कैसे होती है। हम तो देखते हैं लाइट को, आती है बल्ब से, आती है सन से, आती है, तो लाइट इनविजिबल कैसे होगी? चलिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ लाइट इनविजिबल कैसे है। जैसे मान लेते हैं कि एक सन है जिससे लाइट हमें आती हुई दिखाई देती है। एक सन है, सन होता ही एक है। तो सबसे बड़ी बात यह है, तो जो भी सोर्स हो लाइट का, एग्जाम्पल के तौर पे बल्ब हो, सन हो, मोमबत्ती हो, कुछ और भी हो, तो जो सोर्स होता है हमें लाइट का, वो हमें अवश्य दिखाई देता है। तो हम उसको लाइट मतलब हम उसको क्या समझते हैं कि ये पूरा लाइट वही है जो सोर्स है। एक्चुअली यह सोर्स है, लेकिन उस सोर्स के अंदर लाइट कैसे जनरेट हो रही है ये हमें नहीं दिखाई देता है। फॉर एग्जांपल बल्ब के अंदर हमें ये नहीं पता चलता है कि वो जो लाइट प्रोड्यूस हो रही है वो कैसे हो रही है, हमें सिर्फ सोर्स दिखाई देता है। जहाँ भी कोई फिजिकल पार्ट अवेलेबल होगा, अगर हम उस फिजिकल पार्ट से कोई भी लाइट पास करेंगे तो वो फिजिकल पार्टिकल्स जो भी हैं उनकी हेल्प से ही हमें वो लाइट दिखाई देती है। जैसे आप कहेंगे कि आप सुबह सुबह जब आप देखते हो सनराइज होता है,
तो आपने देखा होगा कि पेड़ों के बीच से लाइट हमें दिखाई देती है, तो हमें तो लाइट दिखाई देती है, तो ये इनविजिबल कैसे होगी? एक्चुअली में जब वो पेड़ों से आ रही होती है लाइट, तो एटमॉस्फेयर के अंदर है वो लाइट, तो एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स है, वाटर पार्टिकल्स हैं, और भी बहुत सारी गैसेस हैं, तो वो फिजिकल पार्ट्स हैं, तो उनसे वो हमें रिफ्लेक्ट होकर लाइट दिखाई देती है। तो हम सोचते हैं कि हमने लाइट देख ली, यस लाइट अवेलेबल है, हमें ये उसका प्रेजेंस पता चलता है, लेकिन एक्चुअल में हमें लाइट नहीं दिखाई देती है। तो जैसे हवा चलती है, हवा हमें ये पता, हवा जब हम पर टकराती है या पेड़ हिलता है तो हमें महसूस होता है कि हवा है, बट एक्चुअल में हवा नहीं दिखाई देती है। तो सेम केस वी कैन टेक द सेम केस विद द लाइट एज वेल। तो लाइट भी इस तरह से इनविजिबल है, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं रिफ्लेक्शन की तरफ। तो लाइट का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, और दूसरा हम चलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है, ये हमारा दूसरा टॉपिक है, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? उस रिफ्लेक्शन से पहले मैं आपको 3 ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताना चाहूँगा, जो अगर हम लाइट को सेंटर में रखें, यानी कि लाइट के रिस्पेक्ट में डेफिनेशन दें उन ऑब्जेक्ट की, तो हमारे पास 3 तरह के ऑब्जेक्ट हैं। तो वो 3 तरह के ऑब्जेक्ट कौन से हैं? तो हम मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट हमारे पास है ये, और इसको मान लेते हैं ये है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। और एक ऑब्जेक्ट में और बना लेता हूँ, ये हो गया ट्रांसल्यूशेंट ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा इसको ऐसे ऐसे कर देते हैं, तो अलग कर देते हैं, ये हो गया ट्रांसल्यूशेंट ऑब्जेक्ट। और एक तीसरा हमारे पास है, तो इसको थोड़ा सा रफ बना देते हैं ऐसे, इस तरह का। तो ये हो गया ओपेक ऑब्जेक्ट। पहले हम इन तीनों ऑब्जेक्ट के बारे में समझेंगे, तो हमें थोड़ा रिफ्लेक्शन और क्लियर हो जाएगा। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? जिन ऑब्जेक्ट से अगर हम लाइट इस पर टॉर्च मारें, टॉर्च अगर इस ऑब्जेक्ट के पार हो जाए, यानी कि इसको पास कर दे, क्रॉस कर दे, तो ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हो गया। यानी कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है कि जिन ऑब्जेक्ट से लाइट इजीली पास हो जाती है, वो हमारे लिए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। और ट्रांसल्यूशेंट ऑब्जेक्ट होता है जिनसे लाइट पार्शियली पास होती है, यानी कि कुछ हिस्सा लाइट का पास होता है, कंप्लीटली नहीं होता है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट हमारे लिए कहे जाते हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। और ओपेक ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट जो रफ ऑब्जेक्ट है, यानी कि जिनसे कंप्लीटली हम ये कहें कि पास नहीं होता है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली वो लाइट को पास होने ही नहीं देते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट कहलाते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। यानी कि जैसे रफ चीज़ें, जैसे हम कोई वुडन थिंग या कोई स्टोन हम कह लें, या कोई और हार्ड बना हुआ ऑब्जेक्ट, तो इस तरह के ऑब्जेक्ट जो अमूमन हम देखते हैं, तो ये ओपेक ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन से को हम देखें, तो क्या होता है कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से तो लाइट पास हो जाती है, तो रिफ्लेक्शन बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल। ट्रांसल्यूसेंट से थोड़ा ज़्यादा रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि इसको हम देख सकते हैं। कई बार क्या होता है कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में से लाइट पास होती है, तो अगर इसका जो ये सीट है ये बहुत थिन है, बहुत नेग्लिजिबल है, और हम लाइट इसे पास करें, तो हमें ये कई बार ये सीट भी नहीं दिखाई देगी। तो इसका मतलब लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ ही नहीं यहाँ से। और यहाँ से पार्शियल रिफ्लेक्शन होता है, तो हमें ये दिखाई देता है। यहाँ से लगभग पूरा रिफ्लेक्शन होता है, तो हमें ये पूरा ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। तो अब पिक्चर आता है कि रिफ्लेक्शन क्या है फिर। तो रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन एक प्रोसेस है जो हम लाइट को कंसीडर करते हुए इसको समझ सकते हैं रिफ्लेक्शन क्या है।
रिफ्लेक्शन है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट से अगर हम उस पर लाइट गिराएं और लाइट बाउंस बैक हो जाए, इस तरह से बाउंस बैक हो जाए, उसको उस पे फॉल करने के बाद, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो हमें इसको समझना है थोड़ा गहराई से। कई बार हम लोग रिफ्लेक्शन को भी रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं, तो उससे हमारा इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो अगर हम थोड़ा डीप में जाएं, समझें, तो इंटरेस्ट बना रहता है और वो आगे के लिए भी क्यूरोसिटी हमारे अंदर बनाए रखता है कि हमें इसके बारे में जानना है। तो फिर से एक बार रिफ्लेक्शन की तरफ फोकस करते हुए हम ये कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन इज a process in which when a light falls or ray of light or light, कुछ भी आप कह रहे हैं, a light falls on an object and it bounces back, then this process is known as the reflection. ओके, तो ये रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन हुई। तो आप अगर चाहो तो आप लिख भी सकते हो उसको, मैं इस पे उसकी डेफिनेशन लिख सकता हूँ अगर आप इसको नोट करना चाहें। अगर आप रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन को नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं आप। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट देन इट बाउंसेस back. This is known as reflection. ये रिफ्लेक्शन हुआ। ओके, ये रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन हुई। और अब आता है रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज भी होते हैं, हम उनको भी समझेंगे यहाँ पर। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, समझते हुए पढ़ेंगे तो हमें लिखने में आसानी होगी और हम एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? सबसे पहले कि ये हम ये जानना चाह रहे हैं एक्चुअली कि जब भी रिफ्लेक्शन होता है तो हमें क्या क्या चीज़ें दिखती हैं, मतलब क्या होता है तब। तो हमने ये देखा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे, तो हम एक काम करते हैं, आप अपने मन में भी बनाएं ऐसी चीज़ें। जब भी आप एग्ज़ाम में डेफिनेशन लिखें तो डेफिनेशन तो लिखें ही हैं और साथ में फिगर भी बनाएं। उसका मतलब यह है कि माना अगर आपको डेफिनेशन लिखना उतना अच्छी तरह से नहीं आ रहा है और आपने फिगर अच्छा बनाया है तो आपकी डेफिनेशन को एक सपोर्ट मिल जाएगा। एक्चुअली आपको आता है बट आपको डिस्क्राइब करना नहीं आता है, तो एग्जामिनर की नज़र में लेकिन आपको आता तो है, कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। अगर आपने डेफिनेशन थोड़ा इधर उधर लिखी है तो, लेकिन आपका फिगर बहुत अच्छा है तो फिगर की मदद से भी समझा जा सकता है आपका आंसर। तो कहने का मतलब है कि लिखने के साथ साथ आप फिगर बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पहला लॉ इसका हम ये नोट कर लेते हैं, और फिगर भी ज़रूर बनाएंगे हम। द एंगल ऑफ इंसिडेंट, अभी हम फिगर की मदद से भी समझेंगे इस चीज़ को, क्योंकि अब मैंने किया है प्रैक्टिस तो मुझे पता है। तो आप पहले फिगर बनाने फिर डेफिनेशन लिख लें, ऐसा भी हो सकता है। द एंगल ऑफ इंसिडेंट ओके इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये कैसे, हम इसके साथ ये भी लिख सकते हैं कि हम डेफिनेशन जब लिखते हैं एक्चुअली हमारा मतलब जो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता तो है, लेकिन वो एंगल किसी के साथ तो बनेगा, वो किसके साथ बनता है एंगल। तो ये थोड़ा सा एम्बिग्यूटी हुई, तो हम उसको थोड़ा सा डेफिनेशन से क्लियर कर देते हैं। हम एक सरफेस बनाएंगे, ऐसे एक सरफेस है कुछ, और एक उस पर नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे। नॉर्मल का मतलब उस प्लेन पे जो परपेंडिकुलर है, एक इमेजिनरी लाइन है जो उस प्लेन के परपेंडिकुलर है, वो हो गया नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब ये है कि किसी प्लेन के परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन है, वो हमारा नॉर्मल हो गया। ओके, तो ये एक प्लेन है एक्चुअली,
ये प्लेन है और प्लेन के का परपेंडिकुलर हमने एक लाइन ड्रॉ किया है, तो जो हमारा नॉर्मल है इसको हम कहते हैं नॉर्मल। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ नॉर्मल, नॉर्मल। ओके, और अगर आपका सोर्स इधर है तो सोर्स से एक लाइट आया ऐसे ऐसे इस, अब मैंने इसको थोड़ा टेढ़ा बना दिया है क्योंकि मेरा हाथ इतना अभी सीधा नहीं हो पा रहा है, तो समझ लेते हैं, ठीक है। बाकी को मेरी इन गलतियों को आप इग्नोर करें, बस मेरे इनको कॉन्सेप्ट को समझें। और जब ये लाइट आई इस पे और वापस बाउंस बैक हो गई, यहाँ से वो बाउंस बैक हुई इस तरह से, तो ये इंसिडेंट रे हो गया, आने वाला रे। ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, जाने वाला रे लाइट का, और ये नॉर्मल हो गया। तो इन दोनों के बीच यानी कि नॉर्मल के साथ जो ये एंगल बन रहा है ये होगा आई, इसको हम कहते हैं आई फॉर इंसिडेंट, एंड ये हो गया आर फॉर रिफ्लेक्शन हेयर। तो हम कहते हैं कि जो एंगल आई है ये एंगल आर के इक्वल होता है। ये पहला लॉ है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखें, इट इज द फर्स्ट लॉ। अब दूसरा, अभी दूसरा क्या होता है, इस पे हम चलो हम यूनिफॉर्मिटी दिखाते हैं कि हम इसको एक ही कलर से करते हैं फिलहाल, इट इज सेकेंड। तो हमने उसके पहला रूल लिखने के साथ साथ जो हमने पहला लॉ लिखा उसके साथ साथ हमने उसका फिगर बनाया, तो फिगर बनाने से चीज़ें क्लियर हो गई, तो हमारी समझ में अच्छी तरह आ गया। हमें पहली बात, हम नंबर जब हम एग्जाम में करते हैं तो हम नंबरों पे फोकस ना करें, हम अपनी क्वालिटी पे फोकस करें। नंबर तो अपने आप मिल जाते हैं, हमें क्या आता है हमें ये दिखाना है, मतलब हमें उस बारे में क्या जानकारी है हमें वो दिखाना है। आप नंबरों पे फोकस ना करें, एक्स्ट्रा प्रेशर ना बढ़ाएं अपने ऊपर। तो दूसरा पॉइंट ये है कि ये हमारा हो गया आपका प्लेन। ओके, ये हमारा हो गया प्लेन। अब मैं पहले इसका फिगर बना देता हूँ। हमने ऊपर देखा कि ये तीनों इस तरह से, तो ये जो पॉइंट है जहाँ पर तीनों पॉइंट मीट कर रहे हैं वो पॉइंट ये है, उसको पॉइंट सी लिख देते हैं, कॉमन पॉइंट। आप और भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, आपको कुछ भी लिखना है, लेकिन आपको जब आप एक्सप्रेस करोगे आपको दिखाना पड़ेगा कि ये पॉइंट हमारा ये है। तो यहाँ पर आया इंसिडेंट रे, ओके, और यहाँ पर आपका आ गया रिफ्लेक्टेड रे इस तरह से, ये हो गया आपका नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल आपका इस तरह से नॉर्मल हो गया, ठीक है। अब आप इस पॉइंट को देखिए, इस सी कॉमन पॉइंट को, यहाँ पर जो ये इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है, नॉर्मल है, तीनों मीट कर रहे हैं और ये एक प्लेन पे है, इसी प्लेन में तो है, ये इस प्लेन है, पूरा इस प्लेन में है ये। अगर आप हम नीचे बुक रखते हैं, बुक हमारा एक प्लेन हो गया, उस बुक पे कोई एक कॉमन पॉइंट है, उस कॉमन पॉइंट पे इंसिडेंट रे भी आ रहा है, वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट भी कर रही है, उसी पॉइंट पे नॉर्मल भी हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि ये तीनों पॉइंट्स एक ही प्लेन पे होती हैं। तो कहने का मतलब है कि हम लिख सकते हैं द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। आप पहले इस डेफिनेशन को लिखें, नीचे ए फिगर बना दें और यहाँ पे लिखें कि इट इज शेयर्ड पॉइंट, शेयर्ड और कॉमन पॉइंट। भाई आपको समझाना है, तो समझाना है का मतलब ये हुआ कि आपको अपने सरल लैंग्वेज में लिखना है, कि हम कैसे चीज़ों को किताबी लैंग्वेज में ना लिखें, अपने लैंग्वेज में लिखें कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं। इट इज शेयर्ड और कॉमन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, यही तो पॉइंट हुआ। तो हम लिखने के स्टाइल में लिखते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये मैंने इसलिए लिखा, इसके लिए लिखा है फिगर के लिए, ये एवरीथिंग इज कन्फाइंड टू द फिगर, दिस वन। नाउ आई एम गोइंग टू राइट द टेक्स्ट, कि उस पॉइंट को आप कैसे लिखेंगे। द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट
the point of incident ray comma reflected ray and normal comma all lie on the सेम प्लेन। ओके, तो ये हो गया आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे दो हुए, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। तो इन दो फिगर को आप याद रखें तो अपने आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको याद हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये वाला समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम इसी के ऊपर, मिरर के ऊपर। अब देखिए थोड़ा इसको समझना कि एक मिरर है, एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, इस पे हमें अपना फिगर दिखाई देता, मतलब इमेज दिखाई देती है, इस पर नहीं दिखाई देती है। तो इसका क्या रीजन है सबसे पहले, ठीक है। पहले मैं आपको इस मिरर के बारे में समझाऊंगा और फिर इसके बाद इस पे आएंगे। थोड़ा मिरर के को समझे पहले। एक मिरर क्या होता है कि उसका जो सरफेस होता है वो बहुत स्मूथ सरफेस होता है, ठीक है। मिरर, एक ये मिरर है, इस मिरर की ये प्रॉपर्टी होती है, इट हैज ए स्मूथ सरफेस, जबकि इसके पास स्मूथ सरफेस नहीं है, ये इरेगुलर है, या इसको हम कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट है। ये हमारा मिरर है, इट हैज स्मूथ सरफेस। ओके, तो स्मूथ सरफेस की प्रॉपर्टी ये होती है कि जब भी कोई लाइट उस पर फॉल होती है वो टोटल लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है। तो ये सरफेस की, ये स्मूथ सरफेस की प्रॉपर्टी होती है। तो मिरर की यही काम करता है। यानी कि देखो, हम एक कमरे में अगर खड़े हैं तो कोई सोर्स ऑफ लाइट हम पर गिर रही है, और वो लाइट जब हम पर गिर रही है तो हम भी लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। एक्चुअली जो लाइट हम पर गिर रही है हम उसको वापस हर ऑब्जेक्ट को दे रहे हैं। अब उस हर ऑब्जेक्ट को दे रहे हैं का मतलब है कि हर ऑब्जेक्ट हमें महसूस कर रहा है कि मैं कमरे में हूँ। तो उसमें से एक ऑब्जेक्ट है मिरर। तो मिरर भी हमें ऑब्जर्व कर रहा है, लेकिन उसकी खासियत यह है कि वो हमसे जो लाइट उस पर गिरी, पहले लाइट हम पर गिरी, हमने वापस उसको बाउंस किया, वो मिरर पर गिरी, और मिरर उसको टोटल का टोटल रिफ्लेक्ट कर रहा है। जब वो टोटल का टोटल रिफ्लेक्ट कर रहा है उस लाइट के थ्रू, और वो लाइट हमारी आंखों में गिर रही है, और उस लाइट क्योंकि एक एनर्जी है, उस हमारी आंखें उस लाइट को सेंस करती हैं। तो हमें हमारे जो बॉडी है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो सेंस करती हैं हमारी आंखें उस ऑब्जेक्ट को, या हम इस केस में कहूँ कि उस मिरर में जो इमेज बनी है, उस इमेज से जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है हमारी आंखों में, उस लाइट को सेंस करती है, तो हमें इमेज दिखाई देती है। ऐसा ही और भी ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, बट उनका सरफेस स्मूथ ना होने की वजह से हम इसको नहीं देख पाते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आ रहा हो कि स्मूथ सरफेस की जो प्रॉपर्टी है सारे लाइट को रिफ्लेक्ट करने की, उसकी वजह से ही हम अपनी इमेज को देख पाते हैं, जबकि इरेगुलर ऑब्जेक्ट्स में या फिर ओपेक ऑब्जेक्ट में हम उसको नहीं देख पाते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे हम ये समझते हैं। अब ये एग्जांपल कितना कारगर होगा मुझे नहीं पता, लेकिन थोड़ा बहुत समझ में आएगा। एक बॉलर है, आप बैट्समैन हैं, बॉलर ने सीधा बॉल फेंका, आपको वो सीधा दिखाई दे रहा है एकदम, जैसे रेगुलर सरफेस से हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, या उस सारे का सारा लाइट एज इट इज रिफ्लेक्ट कर देता है। तो आपको दिखाई दिया, तो आपने उस पर चौका या छक्का मार दिया, बहुत बढ़िया किया आपने, क्योंकि आपको दिखाई दिया। अब वही अगर एक स्पिनर आ जाता है, आपको सीधे लाइन में बॉल दिखाई देती है, आपने बैट चलाया, बट बॉल जो है टर्न होकर कहीं और दिशा में चलेगी, आपको दिखाई नहीं दी वो कौन सी दिशा में दी, आप भ्रम में आ गए कि इधर जाएगी उधर जाएगी, क्योंकि वो स्पिनर भी आपको नहीं पता। तो बैट ने मिस कर दिया बॉल और आप हो गए बोल्ड। तो कहने का मतलब है कि इरेगुलर से लाइट इधर उधर चली जाती है, वो नहीं
एकत्रित हो पाती है, दिखाई नहीं, इसलिए हमें वहाँ अपना ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई पाता, हमें अपना इमेज नहीं दिखाई देता है। सिमिलर जैसे हमें वहाँ अभी स्पिनर का बॉल नहीं दिखाई दिया था, हमें उसी उसी वे में कहें तो वहाँ से जो लाइट की रेज हैं इरेगुलर बॉडी से इधर उधर टर्न्स होते हैं, वो रेगुलर नहीं है। जबकि एक स्मूथ सरफेस में जब किसी ऑब्जेक्ट उसके सामने होता है, वो तो रिफ्लेक्ट जो लाइट को करता है उस बॉडी जो उसके अंदर है, वो एक रेगुलर वे में या टोटल रिफ्लेक्शन होता है, तो हमें वो दिखाई देता है। आई होप कि आपको ये थोड़ा समझ में आया होगा। उसके आगे हम चलते हैं कि अब उसकी वो एक इमेज जो बनती है प्लेन मिरर के अंदर, उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं। कई बार एग्ज़ाम के अंदर ये पूछा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ an image formed by plane mirror, formed by a plane mirror। ठीक है, कुछ लिख लेते हैं जो आप इसको खुद भी ऑब्जर्व, इसको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं, आप खुद भी इमेज आपकी खुद भी जो है उसमें उसके सामने यानी कि एक मिरर के सामने खड़े हो जाइए और देखिए क्या क्या इसमें दिखाई देता है, तो आप उनको नोट कर सकते हैं। इट इज़ नॉट टू मेमोराइज ऑल द थिंग्स। तो फर्स्ट इमेज जो होगा, मैं बुलेट पॉइंट में लिखता हूँ, वर्चुअल होगा एंड इरेक्ट होगा। अब इसका मतलब भी समझते हैं। वर्चुअल का मतलब है कि वो रियल नहीं है। वर्चुअल का मतलब आप देखो कि जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो आप लगते हो कि मिरर के पीछे खड़े हो। जितना आप मिरर से आगे खड़े हो आपको लगता है कि मिरर से उतना ही पीछे आप खड़े हो। तो लेकिन वास्तव में आप खड़े तो नहीं हो, मिरर के पीछे थोड़ी खड़े हो, आप तो मिरर के आगे खड़े हो। इट मीन्स इमेज आपकी वर्चुअल हो गई। वर्चुअल का मतलब वो फील हो रहा है बट एक्चुअल में नहीं है। ठीक है, और आपकी इमेज इरेक्ट होती है। इरेक्ट का मतलब वो सीधे होती है। ओके, दूसरी बात, द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो इमेज होता है वर्चुअल होता है, इमेज होता है और इक्वल टू ऑब्जेक्ट होता है। यस, इक्वल कहें सेम एज ऑब्जेक्ट, ये होता है। तीसरा पॉइंट, जो डिस्टेंसेस है, यानी कि डिस्टेंसेस, हम ऐसे लिखता हूँ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। बट इन अपोजिट डायरेक्शन। सेम होते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट, इमेज जो होता है ये इसमें जो इसकी प्रॉपर्टी होता है वो लिटरली इन्वर्टेड होता है। इसमें एक प्रोसेस होता है लिटरल प्रोसेस होता है लेटरल इन्वर्जन। एक प्रोसेस होता है लेटरल इन्वर्जन। अब ये लेटरल इन्वर्जन क्या है ये भी आपको समझाते हैं। इसमें क्या है कि आप कभी अगर मिरर पे देखें, मिरर पे अपनी इमेज देखते हैं, तो इमेज का जब हम खड़े होते हैं हमारे लेफ्ट साइड हमें राइट दिखाई देता है, राइट साइड लेफ्ट दिखाई देती है। तो उसी को लेफ्ट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट इज सीन ऑन द राइट, और हम कहते हैं राइट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट इज सीन ऑन द लेफ्ट। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लिटरल इन्वर्जन। तो हमने देखा कि मिरर के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। पहला वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, इक्वल एंड सेम एज ऑब्जेक्ट होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, इसको हम कहते हैं फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ
इमेज फ्रॉम द मिरर इन अपोजिट डायरेक्शन सेम होता है, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन होता है कि हमें जब भी हम इमेज देखते हैं प्लेन मिरर में, हमें लेफ्ट साइड राइट दिखाई देता है, राइट साइड लेफ्ट दिखाई देता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। ओके, तो आपको ये भी समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं कि आपने ये जो टॉपिक पढ़ा, तो आप इमेजिन करें, इमेजिन नहीं करें तो एक्चुअल बेसिस पे आप आपको देखें, इमेजिन करें कि मतलब आप क्या क्या क्वेश्चन बना सकते हैं। बट आपने जो एक्चुअल में आपने सीखा वो क्या सीखा, आपने सीखा व्हाट डिड यू लर्न। और ये हमारे लिए एक है कि जब हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ें, हम पढ़ने के बाद अपने आप को एनालिसिस करें कि हमने इससे क्या सीखा। जैसे हमने इस सब्जेक्ट से क्या सीखा, हमने सीखा लाइट क्या है, पहली बात ये तो सीखा हमने। दूसरा सीखा हमने कि रिफ्लेक्शन क्या है, इस प्रोसेस को भी सीखा, उससे रिलेटेड उसके लॉज भी सीखे हमने। और हमने सीखे कि प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, ये भी तो हमने सीखा था। और हमने ये भी सीखा था कि भाई कि इरेगुलर ऑब्जेक्ट इमेज क्यों नहीं बनाते हैं और एक स्मूथ सरफेस कैसे इमेज बनाता है, ये भी हमने सीखा था। ये मेनली हमने ये पॉइंट्स सीखे इसमें। अब इसमें ये आता है कि क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, ये क्वेश्चन भी तो पूछे जाएंगे, आप उनको खुद ही अब बनाएं क्वेश्चन को। जैसे पहला क्वेश्चन, इसके लिए कुछ क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि आपके लिए डिफाइन लाइट को डिफाइन करें, जबकि बहुत बंदे नहीं भी कर पाते हैं। नंबर 2, डिफाइन करें रिफ्लेक्शन प्रोसेस को, तो आपने सीखा कि रिफ्लेक्शन प्रोसेस कैसे डिफाइन करते हैं। और आपसे क्वेश्चन थर्ड ये भी पूछा जाता है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। और हमेशा ऐसी चीज़ों को आपको सपोर्ट करना है बाय कंस्ट्रक्टिंग सम फिगर, सपोर्ट योर आंसर बाय मेकिंग सम फिगर। ओके, और क्वेश्चन 4 भी ऐसे पूछा जा सकता है आपसे कि प्रॉपर्टी राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज, राइट द प्रॉपर्टीज, अब मैं इसको पूरा नहीं लिखूंगा, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय लिटिल इन्वर्जन, ये भी एक क्वेश्चन है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेटरल इन्वर्जन, ये भी एक क्वेश्चन है। तो इस तरह से प्रॉब्लम क्वेश्चंस हैं, आप भी अपने सोच के देख सकते हैं इससे और क्या क्या क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। तो आज के इस छोटे से वीडियो में हम यही सीखेंगे। नेक्स्ट हम आपके साथ लेके आएंगे शायद ये रिफ्लेक्शन और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स, और बेस्ड ऑन दैट मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि कैसे मैं और बेटर वे में आपको समझा सकता हूँ। थैंक यू।